हेलो क्लास एट्थ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड यू आर वाचिंग गजवक अकेडमी एसोसिएशन यूट्यूब चैनल। एंड हम डिस्कस करेंगे आपके लिए मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स इंट्रोडक्शन पार्ट। तो क्या कुछ कैसे डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। अपन जो है सबसे पहले जो अपना लास्ट लेक्चर्स हैं क्लास 9 से लेके 12th तक कंप्लीट एनसीईआरटी मिल चुका है यहाँ पर आपको। ठीक है। और अब हम जो है किसके ऊपर है, क्लास 8th के ऊपर है। तो अगर आप लोगों के कोई बड़े भाई बहन हैं या कोई फ्रेंड सर्कल के अंदर है जो क्लास 9 से 12 के बीच का है, तो आप उसको सजेस्ट करना इस चैनल के ऊपर आने के लिए, आप लिंक उसका शेयर करना उस पर। ठीक है। और अपन जो है क्लास 8 स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स के पार्ट से। न्यू एनसीईआरटी जो है आपके पास, न्यू एनसीईआरटी टोटल फोकस उसी के ऊपर रहेगा। ठीक है। जिनके पास भी ओल्ड बुक है वो भी यहाँ पर लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, और जो ओल्ड बुक के अंदर चीजें कट होंगी या जो आएंगी केवल उनको टिक मार्क करके पढ़ सकते हैं। बाकी मोस्ट स्टूडेंट्स ने न्यू बुक परचेस कर लिया होगा आई थिंक। नहीं किया है तो आप ओल्ड बुक से भी पढ़ सकते हो, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। ठीक है सर, तो क्या कुछ होने वाला है, सबसे पहले अपन मैथमेटिक्स सेक्शन लेंगे, अपना पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे। ठीक है। और आफ्टर डेट अपन साइंस के ऊपर चलेंगे और कुछ आगे और सब्जेक्ट्स को देख लेंगे। पहले सबसे पहले मेन फोकस जो है अपना इस चैनल के ऊपर क्या है, मैथ्स के ऊपर है। मैथ्स का सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी कंप्लीट करने हैं। उसके बाद अगर आप लोगों को कुछ नीड रहती है कि सर आप कुछ एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह भी कराओ, तो एक आपको पता होगा एनसीईआरटी की ही एग्जाम्पलर आती है एक बुक। ठीक है, वो भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। वो कर ली तो आपने सफिशिएंट है, मेरे हिसाब से सारे कंसेप्ट कवर हो जाते हैं उसके अंदर। और भी अगर आपको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोगों के क्या क्या डाउट्स हैं, या कोई अदर बुक आप लोग चाहते हो तो वो अपन सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। बट आगे भी नहीं, अभी मेन फोकस क्या है, पहले एनसीईआरटी, पहले मेन बेस अपन कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी से। अगर एनसीईआरटी कवर अप हो गई आप लोगों से अच्छे से, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप लोग ऑटोमेटिकली 80 वाली कैटेगरी में पहुंच जाओगे, 80 से 90 वाली कैटेगरी तक इजीली। और सबसे मेन फोकस जो है वो मार्क्स नहीं है, मार्क्स से सबसे पहले फोकस क्या है हमारा, कंसेप्ट के ऊपर है। आपका कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। तो चैप्टर वन वन जो है, जैसे कि आपको पता होगा ओल्ड बुक के अंदर ये चैप्टर काफी लेंथी था, बट जो न्यू एनसीईआरटी उसके अंदर चैप्टर काफी शॉर्ट एंड स्वीट हो गया है। तो ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है अपन को, थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे अपन। दो चार एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर एंड एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में 2 और 3 क्वेश्चंस है, देन दैट्स इट, एंड ऑफ हो जाएगा ये चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले जो इंट्रो पार्ट है ये आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना, आप डायरेक्टली एग्जाम्पल में मत जाना, क्योंकि आप क्लास 8 में हो। तो बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको पहले थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ। ठीक है, तो 2 मिनट लगेंगे, पहले सुन लो मेरी बात को। अब जैसे कि आप क्लास 8 के अंदर हो, आपने क्लास 7 तक पढ़ा है, जो भी पढ़ा, जैसे भी पढ़ा, अच्छा पढ़ा, कम अच्छा पढ़ा, जो भी है उसको साइड बाय करो। अब क्लास 8 से जो है आप लोग थोड़ी सी सीनियर वाली कैटेगरी में जा रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैथमेटिक्स का बेस है वो बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगा, और वो आपको कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना आप क्लास 9 10th इन क्लासों में जब जाओगे तो आपका मैथ्स वाला पोर्शन बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। और वो जितना ज्यादा डाउन होता जाएगा उसके पीछे रीजन क्या है, आपका बेसिक कंसेप्ट नहीं बनेंगे। तो इसलिए हर चैप्टर से पहले, हर एक्सरसाइज से पहले मैं इंट्रोडक्शन पार्ट कराऊंगा आपको, ताकि आपको उस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक बातें जो आप क्लास 7 और 6 से रिलेटेड है और कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ी होंगी, तो वो भी उन चीजों को सीख सकेंगे। और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको लेक्चर्स के बीच बीच में डाउट ना हो कि सर ये वाली चीज आपने कैसे कर दी, ये वाली चीज आपने कैसे कर दी, एलसीएम आपने कैसे ले लिया, फैक्टर आपने कैसे निकाल दिया। हर चैप्टर में ये सब चीजें मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है। वो कब आएगा आपको, जब आप इंट्रो पार्ट को पूरा कंप्लीटली देखोगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना। यहाँ आपको चैप्टर का पूरा जो फंडा है ना वो क्लियर हो जाएगा। और एक बार चैप्टर का कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, तो आप एग्जाम्पल कर लिया आपने, देन आप एक्सरसाइज में एंटर करो और एक सीरीज रखा करो अपनी। मैं सबसे पहले इंट्रो कराता हूँ, देन एग्जाम्पल्स कराता हूँ, देन एक्सरसाइज पर एंटर करता हूँ। और ये 3 स्टेज हैं आपके, ये समझ लो आपके अच्छे मार्क्स के लिए, गुड मार्क्स के तक पहुंचने के लिए। तो इन तीनों स्टेप को फॉलो करा करो। इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसेप्ट हो जाएगा इसमें, देन एग्जाम्पल्स बिल्कुल स्किप नहीं करना है, स्टूडेंट्स तो करते ही नहीं, स्कूल में कराते भी नहीं एग्जाम्पल्स। ठीक है। बट आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग अपने लिए, है ना। देन एक्सरसाइज पर अपन एंटर करेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन सीधे आते हैं अपन इंट्रोडक्शन पार्ट पर, रैशनल नंबर। तो लास्ट क्लासेस में आपने नंबर्स, नंबर सिस्टम के बारे में सीखा होगा मेरे हिसाब से, क्लास 6 7 के अंदर जैसा भी सीखा होगा। अब नेक्स्ट आ रहा है रैशनल नंबर। उससे पहले मैं आपको नंबर्स के बारे में फिर से थोड़ा सा कंक्लूड कराऊंगा, ताकि आपको पिछली क्लास से थोड़ी सी रिवाइव हो जाए, है ना। देखो नंबर्स क्या है, जैसे कि आपको पता, नंबर्स को अपने कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। ठीक है, कैलकुलेटिंग नंबर्स को अपने कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि एक होता है आपके पास नेचुरल नंबर, ये आपने सुना होगा वर्ड, क्लास 6 के अंदर चैप्टर है नंबर 1 जो है वो इसी के ऊपर बेस है। एनसीईआरटी बुक बता रहा हूँ मैं, आपके स्कूल में जो भी बुक चलती होगी उसके हिसाब से आप अरेंज कर लेना। नेचुरल नंबर कंसेप्ट तो सेम ही रहता है, मैं इसका चाहे कोई भी बुक हो। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक रहते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है।
फिर एक वर्ड आता है होल नंबर का। थोड़ा सा लेंथी होगा लेक्चर, बट बने रहना बिल्कुल कंटिन्यू। होल नंबर के होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 इंफिनिटी। देन हम डिस्कस करते हैं इंटीजर्स को, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, मतलब जीरो से इस तरफ वाले जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है ना, और ये वाले जो हैं आपके पास -1 -2 लाइक दैट, आपके पास नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है। आफ्टर दैट जो कंसेप्ट ऐड होता है वो होता है रैशनल नंबर का, जो अपन इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, मेनली रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, द टर्म्स दैट आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p by q एंड डिनोमिनेटर q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो इन एनी कंडीशन। डिनोमिनेटर में जो जीरो q है आपके पास, या फिर जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर होगी वो आपको जीरो पुट नहीं करनी, यानी कि आप 0/1 लिख सकते हो, दैट इज रैशनल नंबर, बट 1/0 नहीं लिख सकते हो बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड। इट इज नॉट डिफाइंड। अब इसकी डिटेल में अपन नहीं जाएंगे, क्यों नहीं होता क्या नहीं होता, वो आगे क्लासेस के अंदर आपको पता लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। रैशनल नंबर जो अपन पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आ जाओ आगे। अब जो ये रैशनल नंबर है अपने पास, उसकी गणित क्या है? सर p बाय क्यू में होगा। सर एग्जाम्पल दो। 1/2 लिखा मैंने, मैंने ओनली 3 लिख दिया। इन दोनों नंबर में कुछ डिफरेंस है कि दोनों नंबर रैशनल नंबर है। क्यों? अगर मैं 3 के नीचे 1 लिखूंगा तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। देखो, रैशनल नंबर के बाद भी और बहुत सारे नंबर होते हैं, बट उनमें अपन अभी नहीं जाएंगे। अभी अपन मेनली इस चैप्टर के इर्द गिर्द ही घूमेंगे, सारी जो अपनी कैलकुलेशन है वो इसी के आसपास चलेगी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात, 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनना। अगर चैनल पर नए हो और अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप प्लीज 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 वो जरूर कर लेना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए तो पता नहीं है या नहीं, बट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो चैप्टर्स के आगे आपके पास नोटिफिकेशन मिलेंगे आपको, वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे और फटाफट से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, लिटरली 3 से 4 मंथ आप डेली, मैं बोल रहा हूं डेली, ओनली 1.5 आवर आप इस चैनल पर निकाल दो केवल मैथमेटिक्स के लिए। मैं गारंटी दे रहा हूं आपके 3 से 4 मंथ के अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, कंप्लीट सिलेबस, सिलेबस कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, और उसके बाद आफ्टर डेट 1 मंथ के अंदर आप पूरा रिवीजन कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, और नवंबर से पहले, बिफोर नवंबर ना, बिफोर नवंबर आप कंप्लीट बुक के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। आप कंप्लीट बुक के लिए बस आपको कंटिन्यूटी रखनी है, हर चीज कंटिन्यूटी के ऊपर टिकी हुई है ना। जैसे आपने अपना रिदम ब्रेक किया, वैसे ही आप फिर से बैक चले जाओगे। तो रिदम बहुत जरूरी है हर सब्जेक्ट के लिए। मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हर सब्जेक्ट के लिए जरूरी है, बट यहाँ पर मेरा मैथमेटिक्स के ऊपर है, फिर मैं मैथ्स की बात करूंगा ना। चलिए, तो ये दोनों रैशनल नंबर है। क्या कह रहा था मैं आपको? सब्सक्राइब के लिए कह रहा था, वो तो आपने कर लिया होगा। ठीक है, आई होप। चलो आ जाओ, पी बाय क्यू के ऊपर है। 1/2 भी एक रैशनल नंबर है, 3/1 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, सारी बात समझ में आ गई। मतलब कि जितने नंबर्स हैं जो वन इस तरीके के फॉर्म के अंदर हैं, वो सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन केस भी होते हैं बहुत सारे, बट उस पर अभी बात नहीं करें। अभी आप नॉर्मली लेके चलो उसको कि सर हाँ सर ये रैशनल नंबर है, लाइक दैट, ऐसा ना। ज्यादा डिटेल में मत जाना, वरना और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी मैं आपको सिंपल सिंपल बता रहा हूँ। लाइक 5/2 है, ये एक रैशनल नंबर हो गया क्योंकि पी बाय क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, रैशनल नंबर समझ में आ गए। जो चैप्टर का नाम है पहले वो समझ में आना चाहिए। फर्स्टली चैप्टर किस चीज को डिलीवर करने वाला है वो तो पता नहीं है आपको, और अपन आगे बढ़ जा रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उसमें, है कि नहीं? तो पहले क्या डिलीवर होने वाला वो समझना जरूरी है। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया अपन को रैशनल नंबर होता है। ठीक है, और क्या एक्स्ट्रा हो सकता है? अब इस रैशनल नंबर वाली थिंग्स के अंदर बहुत सारे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब अपन को देखने को मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ यहाँ पर, नंबर से रिलेटेड, जो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे बहुत यूज होने वाला है एलसीएम। बहुत ज्यादा यूज होगा एलसीएम, मान के चलो। जैसे मैंने कहा यहाँ पर 1/2, देखो एलसीएम को मैं पता है 3 पार्ट के ना डिवाइड करके समझाता हूँ हर स्टूडेंट, 3 पार्ट के। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने तीनों पार्ट समझ लिए तो आपका कैलकुलेशन जबरदस्त हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले मैं आपको साइन सिखा देता हूँ एक बार, है ना, साइन वाली चीज सिखा देता हूँ, वरना वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपका माइंड में। साइन का क्या रहता है? पॉजिटिव को अगर मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव से तो पॉजिटिव निकल के आता है, पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करें नेगेटिव से तो नेगेटिव निकल के आएगा, नेगेटिव को मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव से तो पॉजिटिव निकल के वो सॉरी नेगेटिव निकल के आएगा। इनके मैं एग्जाम्पल भी दे दूंगा आपको ना, बस बने रहिए कंटिन्यू। और नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। अब इसका कुछ एग्जाम्पल दो सर। ठीक है, सुनो। जैसे मैंने कहा -2 × -4, तो 2 4 जा कितना होता है? 8। आप पहले डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। अब आप साइन को साइन से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस क्या बताया मैंने? प्लस। कोई डाउट है? नहीं। मैंने कहा -3 × माइनस प्लस का 11,
3 और 11 को मल्टीप्लाई करो 33 होगा, और प्लस माइनस या माइनस प्लस एक ही बात है भाई, प्लस माइनस करो तो भी माइनस होगा, माइनस प्लस करो तो भी माइनस होगा। साइन किसका आ गया? माइनस का। मुझे बताओ ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि आपको मल्टीप्लाई के अंदर? ठीक है, अब यही कंसेप्ट मैं आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन में समझाता हूँ। यहां कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे? यहां पर आपके पास जो बिगर वैल्यू होती है ना, बिगर वैल्यू, उसका साइन आता है। जैसे कि यहां पर -2, फिर मैंने -4 लिख दिया। माइनस माइनस इस ट्रिक के हिसाब से देखो, माइनस माइनस क्या होता है आपके हिसाब से? सर माइनस माइनस तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो इसका मतलब ये प्लस होना चाहिए। अब आप यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी साइन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो भी आपको इसी ट्रिक से बोलना पड़ेगा। ठीक है, ये आप सब कॉपी कर लेना, पॉज करके पहले कंसेप्ट समझ लो। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 2 और 4 क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। ठीक है, प्लस कर दिया। अब आपने किया तो प्लस है इसको, लेकिन इसमें बिगर वैल्यू कौन सी है दोनों में से? सर 4 है। 4 के आगे क्या साइन लगा है? माइनस लगा है, तो माइनस हो जाएगा। बताओ समझ में आएगी ये वाली ट्रिक? ठीक है, अब ये ऊपर वाला वैल्यू देखो, -3 प्लस -11 है यहाँ पर, है ना? अब देखो माइनस प्लस क्या होता है इस ट्रिक में? देखो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। इसका मतलब सर यहाँ पे माइनस होना चाहिए, बिल्कुल माइनस होना चाहिए। 11 में से 3 को आप लेस करोगे, कितना बच जाएगा आपके पास? 8 बच जाएगा। 8 9 10 11। ठीक है, अब आपने किया तो माइनस है, लेकिन साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का, यानी बिगर वैल्यू का। बिगर वैल्यू कौन सी है इन दोनों में से? 11 है। 11 के आगे क्या साइन है? प्लस, तो क्या आ गया? प्लस। अब देखो ये चीज दोनों डिफर है, ऊपर नीचे। यहां तो जो आप बोलोगे वही साइन आएगा, लेकिन यहां पे जो बोलेंगे वैसा तो होगा, लेकिन साइन किसका आएगा? बिगर वैल्यू का आएगा। ये एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों के अंदर ये वाली चीज करते हैं अपन, है ना? और मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर, मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर हम साइन यही वाले यूज करते हैं। यहां पर दो दो तरीके से साइन यूज होते हैं। इस तरीके से तो होते ही होते हैं, इस तरीके से तो जो एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा वो होगा, लेकिन साइन का जो फंडा है वो बिगर वैल्यू के हिसाब से होगा। मुझे बताओ समझ में आया कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को इस वाली चीज के अंदर, इसलिए मैंने ये सारे पॉइंट्स ऐड कर दिए, ताकि देखो अगर आप ये सब स्किप करोगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूं आगे जो अपन एग्जाम्पल वगैरह करेंगे ना, वहां पे ये प्लस माइनस 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 प्लस प्लस ये सब होगा दमादम। और फिर मैं आपको एक एक पॉइंट के लिए रुक नहीं सकता इतना, वरना लेक्चर बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे, है कि नहीं? तो ये सारे पॉइंट मैं एक साथ आपको यहां पर समझा रहा हूं, ताकि आप इनको नोट डाउन कर लो, नोट्स बना लो अपने एक तरीके से। चाहे बुक पर, बुक के आगे लिख लो, जैसा आपको सूटेबल लगे वैसे वहां पे लिख लो। बट मतलब बेस्ट तरीका तो ये है कि नोट्स के फॉर्म में आप बना लो इन सब पॉइंट्स को हर एक्सरसाइज से पहले, फिर आप एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस वगैरह लाइन से कॉपी के अंदर स्टार्ट कर दो, रफ कॉपी, फेयर कॉपी, जो भी आपको सूटेबल लगे। बताओ समझ में आया क्या? ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला कंसेप्ट रहता है बच्चों के लिए, जो भी हम पढ़ाते हैं अपने कोचिंग्स वगैरह के अंदर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ूं? कोई भी डाउट लगे आप मुझे कमेंट्स करिए फटाफट से, मैं उसका रिप्लाई जल्दी जल्दी देने की कोशिश करूंगा, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो, gajvakracademy@gmail.com। इसके बारे में आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब अपन आ रहे थे किसके ऊपर? एलसीएम वाला फंडा समझा रहा था मैं आपको, एलसीएम। तो ध्यान से देखना एलसीएम क्या फंडा। मैंने आपसे कहा 1/2 प्लस 5/2 कहा मैंने इसको एलसीएम को 3 पार्ट में समझाऊंगा इजी करने के लिए। वैसे तो एक ही पार्ट है, उसके बाद मैं उसको इजी कर रहा हूं। जब भी ऐसा कैलकुलेशन मिले आपको, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, नीचे अगर सेम डिजिट है तो उसको एक बार लिख दो। ठीक है, ऊपर जो भी वैल्यू है एज इट इज रख दो। अगर यहाँ माइनस है तो 1 - 5 लिख दो, यहाँ प्लस है तो 1 + 5 लिख दो। 5 + 1 कितना हो गया? 6 हो गया, /2, और 2 3 ये 3 आपका आंसर हो गया। बताओ कि क्या समझ में नहीं आया एलसीएम में? ये लो, ये तो बहुत ईजी है सर एलसीएम तो। अब इसका दूसरा फंडा समझना, 4/8, ठीक है, माइनस 7/3। अब ध्यान से देखना चाहिए क्या ट्रिक है। ट्रिक सुनना, ये मेरी ट्रिक है, एक तरीके से समझाने की ट्रिक है ये ट्रिक। अब सर ये तो अलग अलग डिजिट हो गई, अब क्या करना है? सबसे पहले ये देखो, क्या ये दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है? फर्स्ट थिंग, क्या इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है? सर नहीं है, 8 और 3 में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। फैक्टर का मतलब 8 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 × 2 × 2, दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स। ये आपने क्लास 7 में पढ़ लिया होगा, आई होप। नहीं पढ़ा तो मैं आपको हर छोटी चीज यहां पर बताता चलूंगा। 3 के फैक्टर 3 × 1 ही ले सकते हो। अब क्या इन दोनों को कॉमन फैक्टर है? सर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, सेकंड थिंग, क्या ये दोनों किसी की टेबल में आते हैं? आ ही नहीं सकते। जब फैक्टर कॉमन नहीं है तो टेबल में तो आने का सवाल ही नहीं उठता। समझ में आया? ठीक है, मतलब कि सर यहां इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब भी ऐसा हो डिजिट के साथ कि उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे? 3 को तो कर दो 4 से मल्टीप्लाई, 3 × 4 = 12। यहां जो साइन है एज इट इज पुट हो जाएगा। 8 7 सा कितना होता है? 56, अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दो, 8 3 सा 24। बताओ ये ट्रिक समझ में आएगी नहीं? बहुत आसान तरीका है।
अब 12 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस मान सकता हूं मैं। प्लस माइनस क्या होता है, अभी सिखाया था। प्लस माइनस सर माइनस होता है। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस होता है मतलब माइनस करो। 56 में से 12 को माइनस कर दो, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 44। अब मैंने क्या बताया था, साइन जब भी एडिशन सब्सट्रैक्शन वाले कंडीशन करोगे तब आपको साइन किसका लगाना, बिगर वैल्यू का। बिगर वैल्यू कौन है, 56। 56 के आगे क्या साइन है, माइनस। माइनस लगा दो सिंपल। अपॉन में क्या आ गया, 24 का 24 सिंपल। अब अगर किसी टेबल से कट रहा है तो कट दो, जैसे कि 4 से कट रहा है, 4 वन जा 4 वन जा 4 6 जा 24, 11/6 माइनस का 11/6 आपका आंसर हो गया। मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया, बताओ। क्लियर है यहां तक, एलसीएम समझ में आ रहा है किस तरीके से अपन कर रहे हैं। ये ट्रिक से आप एलसीएम में कभी मिस्टेक नहीं करोगे। अब थर्ड ट्रिक जो है वो देख लेना एलसीएम की। मैंने लिखा है यहाँ पे 5/25, ओके, एंड -1/5। अब गड़बड़ हो गया मामला, क्या, अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर है। 25 का 5 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पे 5 ओनली है। यहाँ पर कॉमन फैक्टर है, या फिर आप इसकी जगह 30 ले लो अगर आपको और बिगर वैल्यू चाहिए तो। इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, ये दोनों किसी एक कॉमन की टेबल में आते हैं, 5 की टेबल में आते हैं। तो इस कंडीशन में आपको ऐसे एलसीएम निकालना पड़ता है। समझ में आया? इसको भी वैसे फैक्टर वाली ट्रिक से कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट हम ज्यादा सुटेबल इसको मानेंगे क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांसेस नहीं रहते हैं, ठीक है, वरना आपकी मिस्टेक हो जाएगी उसमें। यहाँ सबसे छोटी वैल्यू से इसको डिवाइड देना, अदर देन 1, है ना, 1 से बिगड़ लेनी है वैल्यू। तो जिससे डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल होगा नहीं, 3 से डिविजिबल ये हो जाएगा, बट ये नहीं होगा, तो मैं डायरेक्टली 3 से ले लो या 5 से ले लो, जो सुटेबल लगे। 3 से 25 डिवाइड नहीं होगा, 25 एज इट इज आ जाएगा। 3 से 30 को डिवाइड करेंगे, 3 वन जा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब किससे डिवाइड जा रहा है, अब 2 से जा रहा है सर। 2 से भी 25 नहीं जाएगा, एज इट इज रखा। 2 से 10 जाएगा, 2 5 जा 10। अब आप कई स्टूडेंट कहते हैं सर आपको 2 से पहले करना चाहिए था। हाँ बिल्कुल सही है आपकी बात, 2 से पहले कर सकते थे, बट ऐसा कोई इश्यू नहीं है, गलत कुछ भी नहीं जाएगा। 2 से पहले कर लो फिर 3 से करो, या 3 से पहले कर लो फिर 2 से करो, बात एक ही है, ठीक है। 5 आ गया, अब 5 से करो। 5 5 जा 20, अब डिवाइड जा रहा है ये, और ये 5 1 जा 5, फिर 5 से करो, 5 1 जा 5, और ये 1 है। जब तक 1 1 ना हो जाए तब तक इसका एल्सियम देना होता है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो आपस में। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 35 जा 150। एलसीएम कितना आया, 150 आ गया। कितना आया एलसीएम भाई, देखो 150, 5 से 25, 3 25 2 जा 50, 53 जा 5 3 जा 15, 150। क्या करना है, इन दोनों डिजिट को लिखो आप, 25, 30 लिखो यहाँ पर कॉमा लगा के, समझ रहे हो। 25 से 150 को आप डिवाइड दो, 25 को 150 से डिवाइड दो। 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 25 6 जा 150, ठीक है सर। 30 से डिवाइड दो। अब सर 30, 0 से 0 कट गया, इमेजिन कर लो। 3 से 15 का डिवाइड दोगे तो 5 टाइम कट गया। अब इस 6 को इसी के ऊपर वाली वैल्यू से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, और इस 5 को इसी के ऊपर वाली वैल्यू से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो 6 5 जा 30 माइनस 5 1 जा 5 डिवाइड बाय 150 एज इट इज। ये कटा नहीं है, अभी भी है यहाँ पर, बस ये मतलब बोलने का तरीका है। यहाँ प्लस मान लेंगे हम, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 30 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 25। साइन किसका आएगा, आप देखो हुआ तो माइनस है, लेकिन साइन किसका आएगा, बिगर वैल्यू। बिगर वैल्यू कौन है, 30, तो यहाँ प्लस का साइन। प्लस का साइन लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है। नीचे 1, अभी बताया 25 को 150 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा, ये 1 टाइम। यानी कि ऑफिशियली 1/6 हमारा आंसर हो गया। अब मुझे बताओ एलसीएम में क्या समझ में नहीं आया। ये चैप्टर के पता है स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। अगर ये जिस स्टूडेंट को नहीं आते हैं तो वो आगे चैप्टर में नहीं बढ़ सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। हर चैप्टर का एक बेसिक पॉइंट होता है जो लास्ट क्लास से मिला हुआ रहता है। ये सब चीजें आपकी लास्ट क्लास की है, मैं बता रहा हूं आपको, ये सब कुछ आपको क्लास 7 में पढ़ाया गया है। अब आप लोगों ने नहीं पढ़ा है वो एक अलग बात होगी, और जिन्होंने पढ़ा है वो बहुत ही अच्छी बात है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लासेस के अंदर बहुत सारे मिस हो जाता है, या फिर उनको समझ में नहीं आता है, या टीचर ध्यान नहीं देता, कुछ भी हो सकता है, या वो ध्यान नहीं देते हो। बट ये सब कुछ क्लास 7 का 6 का मैटर है कि नहीं। मेनली तो क्लास 7 में आ जाता है ये सब कुछ, ठीक है। तो ये मैंने एलसीएम वाला पार्ट क्लियर कर दिया, जो कि आगे बहुत यूज होने वाला है। आगे बढ़ूं, अब जो है इस चैप्टर, ये तो चैप्टर मतलब आपकी बुक में कहीं मेंशन नहीं है सारी चीजें, बट मैं करा रहा हूँ एक्स्ट्रा के पॉइंट पे। और एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है ये, एक्चुअल के अंदर ये चैप्टर के अंदर यूज होने वाली चीजें, फिर आपको वहां कंफ्यूजन क्रिएट होगा, लेक्चर समझ में आएगा नहीं, फिर आप कमेंट्स के अंदर दमादम दमादम चालू हो जाओगे। तो मैंने कहा कि नहीं यार, पहले बता ही देते हैं, तब अपन एक्सरसाइज पर पढ़ेंगे, ठीक है। अब अपन आते हैं मेन कंसेप्ट पर इस चैप्टर के। मेन कंसेप्ट क्या है इस चैप्टर का, वो आ जाओ अब। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, यहां से आपका चैप्टर शुरू होता है रैशनल नंबर, ठीक है। एक भी पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया, मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत बारीक पॉइंट्स हैं और आगे चैप्टर्स इनसे लिंक हैं। अगर आप ये चैप्टर्स में कमजोर होते गए रैशनल नंबर में या इसके आगे चैप्टर्स के अंदर, तो आप धीरे धीरे आगे के चैप्टर्स में सब में बर्बाद हो जाओगे। समझ रहे हो, हर चैप्टर बेसिक पॉइंट्स है,
नेक्स्ट फर्दर चैप्टर के लिए। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर क्या कहती है आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर ये कहती है सबसे पहले तो, रैशनल नंबर तो मैंने बता दिया आपको, और अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज के कुछ रूल है। क्या रूल है वो देखो। सबसे पहला है क्लोजर। अब ये क्लोजर क्या है सर? क्लोजर मतलब माइंड अप है सर। ये होल नंबर क्या होता है? अभी मैंने पीछे सिखाया था आपको होल नंबर। अब क्लोजर क्या कहता है? ऐड इफ वी एड एन एनी होल नंबर, देन हमें जो मिलने वाला प्रोडक्ट होगा वो भी क्या निकलेगा? होल नंबर निकलेगा। अगर मैं कह रहा हूं आपसे ए प्लस बी को मैंने ऐड किया और मुझे सी कोई वैल्यू मिली, तो अगर ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, तो ये भी क्या होगा? होल नंबर होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा होता है तो इट इज क्लोजर। देन, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इट इज नॉट क्लोजर। बस सिंपल सी ये बात रहती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा 2 + 3 को ऐड करो तो 5 मिला। ये आपका होल नंबर है, ये आपका होल नंबर है। आपको सर ये तो नेचुरल नंबर भी है। हाँ, नेचुरल नंबर भी कोई इशू नहीं है, बट होल नंबर के लिए बोल रहा है तो अपन इसको होल नंबर की तरह मानेंगे। तो ये जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो भी क्या निकला गया है? होल नंबर आया। बताओ समझ में आएगा? बस यही क्लोजर। अगर ऐसा होता है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। बस सिंपल। ठीक है, समझ में आ रहा है? यही चीज आप सब्सट्रैक्शन में भी कर सकते, करके देख सकते हो। यही चीज आप मल्टीप्लिकेशन में भी करके देख सकते हो। यही चीज आप डिवीजन में भी, डिविडेंड में भी करके देख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अपन इंटीजर के अंदर। होल नंबर समझ में आ गया आपको ये चीज? होल नंबर। अब ये चीज आप क्या बोलते हैं इसको, सब्सट्रैक्शन के अंदर भी करके देख सकते हो। मैंने बता दिया आपको। इंटीजर में देखो ये चीज मैंने कहा, अगर मैं इंटीजर लू -2, एक इंटीजर आपको पता होगा नेगेटिव साइन आ गया यहाँ पे, होल नंबर में ओनली पॉजिटिव आता है, और +3, ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो मिलने वाला ऑब्जेक्ट होगा वो भी क्या होगा? आपका नंबर होगा, जो वो क्या होगा आपके पास? इंटीजर होगा। 3 प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया तो कितना बचा? 1। ये क्या है आपका? इंटीजर। अब आपको कैसे, तो होल नंबर, यहाँ होल नंबर भी है भाई, तो ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी हो। यही आप एडिशन सब्सट्रैक्शन सब में करके देख सकते हो इन चीजों को। और देखते हैं रैशनल नंबर के अंदर। अब क्या पॉइंट है आपके? यू नो हाउ टू ऐड टू रैशनल नंबर को हम ऐड कैसे करते हैं, अभी बताया मैंने। 2/3 एक रैशनल नंबर है, प्लस 1/3 एक रैशनल नंबर है, वही आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखा दी है आपको, तो डायरेक्टली मैं ऐड कर रहा हूं यहाँ। ठीक है, इस तरीके से हम टू रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे। क्लियर है? ओके। सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे ये भी बता दिया। 2/3 -4/3 है, इसको भी सब्सट्रैक्ट, आप डिफरेंट भी हो सकते हैं यहाँ पे वैल्यू। मैंने सारा एलसीएम में सिखा दिया आपको एक साथ, है ना? अब मैं यहाँ पे टाइम नहीं लगाऊंगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2/3 मल्टीप्लाई 1/3, 2 × 1 = 2, 3 × 3 = 9। ये सब क्लोजर प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगे। समझ में आया आपको कि जो प्रोडक्ट अगर रैशनल नंबर है यूज कर रहे हैं हम, तो मिलने वाला जो हमें नंबर है वो भी क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। अगर ऐसा होता है तो डेट इज क्लोजर। डिवाइड के अंदर क्या होगा? डिवाइड में जरूरी नहीं है ऐसा। क्यों जरूरी नहीं है? जैसे कि मैंने कहा आपसे 4 डिवाइड बाय, जैसे मान लो मैंने कहा आपसे 0/4, ये आपके पास एक रैशनल नंबर है ना? बट इज नॉट इक्वल्स टू 4/0, है ना? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होगी डिवाइड की केस के अंदर। और देखो, अब आते हैं अपन कॉम्यूटेटिव। अब कॉम्यूटेटिव क्या होता है? ये भी बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, कुछ ऐसी बिगड़ती चीज नहीं है। जैसे कि मैंने कहा आपसे a + b है, क्या मैं उसको b + c लिख सकता हूँ? हाँ, वो सॉरी, b + a लिख सकता हूँ भाई। 2 + 3 करो चाहे 3 + 2 करो, बिल्कुल सर दोनों के अंदर आंसर सेम आएगा। तो इट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहां पे आपको होल नंबर चूज करने होते हैं, इसीलिए मैंने होल नंबर लिखा है। अब आप इंटीजर में भी यही चीज करोगे क्या? -2 है, +3 लिखो, चाहे +3 -2 लिखो। अब ये पॉसिबल है, 3 में से 2 गया तो भी 1, 3 में से 2 गया तो भी 1। तो इंटीजर में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यस होती है। और देखो, रैशनल नंबर के अंदर एडिशन कैसे होगा कम्यूटेटिव में? चाहे 2 + 3 + 1/3 हो, चाहे 1/3 + 2/3 हो, दोनों के अंदर है। समझ में आ रहा है ना? रैशनल नंबर का मतलब केवल नंबर रैशनल नंबर में हो गया है। बाकी कंसेप्ट वही है, a + b करो चाहे b + a करो, अगर ये चीज प्रूफ हो रही है तो इट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यस। सब्सट्रैक्शन के अंदर वही 2/3 -1/3 हो चाहे 1/3, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? मल्टीप्लीकेशन में 2/3 मल्टीप्लाई 1/3 करो चाहे 1/3 मल्टीप्लाई 2/3 करो, बात एक ही है। डिवीजन के अंदर क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ना। डिवीजन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? देखो, मैंने आपसे 2/3 को डिवाइड करने को कहा 4/9 से, है ना? अब मैं, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो क्या आंसर आएगा देखना पहले तो।
मैं डिवाइड कैसे करता है, देखो डिवाइड जब भी ऐसे होता है ना तो कंफ्यूजन होता है, तो मैं इसका अच्छा तरीका बताता हूँ। इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा के इस वैल्यू को पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं, 9/4 ऐसे करते हैं। 2 से 4 गया 2 टाइम, और 3 से 3 गया 3 टाइम, तो 3/2 आंसर आया मेरे पास। लेकिन अब ये केस जब मैं 4/9 डिवाइड बाय 2/3 करूंगा ना, तब नहीं हो पाएगा ये, क्यों? 4/9 मल्टीप्लाई 3/2 करो, 2 से 3 गया 2 टाइम, 3 से 3 गया 3 टाइम, देखो 2/3 आ रहा है आंसर। देखो आंसर डिफरेंट आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है आपके पास, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में नहीं काउंट होगा डिवीजन के केस में, है ना। अब आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या होता है, वही सिंपल पॉइंट है भाई, ए प्लस बी प्लस सी करो, चाहे ए प्लस बी प्लस सी करो। कहने का मतलब भाई 2+3+5 करो आप, चाहे 2+3+5 करो। भाई 2+3 ये 8, 8 और 2 10, 2 और 3 5, 5+5 10 हो रहा है ना इक्वल। तो होल नंबर्स के अंदर जो भी वैल्यूज होंगी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, यस। इंटीजर में क्या होगा, भाई इंटीजर में रख के देख लो आप। फिर आते हैं अपन रैशनल नंबर में, क्या होगा भाई 2/3, 2/4 + 1/3 करो, चाहे 2/3 + 2/4 + 1/3। भाई पहले इन दोनों को ऐड करके फिर ऐड करो, या फिर पहले इन दोनों को ऐड करके फिर ऐड करो, बात तो एक ही है यार। समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब भाई ये ऐसे ऐसे, इसको आप याद रखना, आप हमेशा ना एसोसिएटिव में इसको आप याद रखना, ठीक है। वही आप एडिशन में भी करके देख सकते हो, यही आप सब्सट्रैक्शन में भी करके देख सकते हो, यही आप डिवीजन में भी करके देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ू, आता है रोल ऑफ जीरो। जीरो का रोल क्या है, जीरो को किसी भी वैल्यू में ऐड करो, सेम वैल्यूज रहेंगी आपके पास, तो जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। मतलब हो सकता है आपके एमसीक्यूज वगैरह में पूछ ले, इसलिए बताया बस। वन का क्या रोल है, वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। जीरो तो क्या है आपके पास, एडिटिव आइडेंटिटी है, ऐड कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, वन को किसी के साथ भी आप मल्टीप्लाई करो वही वैल्यू रहेगी आपके साथ, लेकिन ऐड सब्सट्रैक्ट करेंगे तब नहीं रहेगी, ठीक है ना। भाई वन के साथ अगर मैं ऐड कर दूंगा किसी वैल्यू को तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और सब्सट्रैक्ट करूंगा तो डिक्रीज हो जाएगी, है ना। बट मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इट इज वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर, ये बिल्कुल सिंपल ही है। जैसे कि मान लो किसी वैल्यू है 2/3, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 2+5 से। पहले मैं 2/3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर ये प्लस का साइन है, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस लगा था, फिर मैं 2/3 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, 2 2 4/3 ऐसे, फिर 2 5 10/3 ऐसे, फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 + 10/3 14/3 हो गया। बताओ समझ में आया क्या। ऐसे हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं ओवर एडिशन। आप सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ ए से बी प्लस सी है, तो पहले ए को बी से करो, प्लस फिर ए को सी से करो। या फिर आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो, पहले बी और सी को ऐड करके भी ए से मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहां पर भी आप पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस ए को सी से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पहले एक बार थोड़ा सा क्लियर होने चाहिए, फिर हम सीधे एग्जाम्पल पर चलेंगे। यहां तक मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट वाउट लगता है तो अभी स्टार्टिंग है अपनी क्लास 8 की, अपन को आगे एंड तक जाना है, और अभी अगर अपने सारे डाउट क्लियर होंगे तो आगे के सारे चैप्टर्स हमें बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। इसलिए छोटे मोटे डाउट नहीं रखने हैं, फटाफट कमेंट्स में बताना है मुझे, और मैं उसका रिप्लाई करूंगा आपको विद इन 2-3 आवर्स के अंदर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मतलब एक पूरा दिन होने की तो नौबत ही नहीं आएगी, ठीक है। जुड़े रहिए गजवाकर एकेडमी एसोसिएशन यूट्यूब चैनल से, एंड अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर जरूर करना चैनल के लिंक, और अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को जोड़ने की कोशिश करना, ताकि मैं लाइव सेशंस अरेंज करने की कोशिश कर सकूं, और साइंस और अदर सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी लगाने की कोशिश कर सकूं। बट उसके लिए ये पॉसिबल तभी होगा जब आप लोग बहुत ही अच्छी जो है तादाद के अंदर यहाँ पर जोड़ोगे। जब तक स्टूडेंट्स नहीं होंगे, टीचर्स कैसे बुलाऊंगा यार, है ना। टीचर्स को आपको पता है पेमेंट देना पड़ता है, और वो अपने हाथ में है नहीं, यूट्यूब से आपको पता है कुछ भी ऐसा कुछ नहीं आ रहा। मेरी तरफ से मैं सब कुछ फ्री हूं आप लोगों के लिए, बट और टीचर्स को जोड़ने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ खर्चा उन पे करना पड़ेगा, और उसके लिए आप लोगों को स्टूडेंट जोड़ने पड़ेंगे, तब ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैं कि नेक्स्ट जो सेशंस होने वाले हैं, या नेक्स्ट जो चैप्टर्स आने वाले हैं, तब तक एक अच्छे खासे स्टूडेंट्स अपने पास जुड़ जाएं, ताकि लाइव सेशंस अरेंज हो और बहुत सारा मजा और फन के साथ हम अपने क्लास 8 को कंप्लीट करें, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ। लेक्चर कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गजवक्र अकेडमी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और जो मेल आईडी है उसको भी देख लेना एक बार, अगर आपको उस पर कुछ रिप्लाई करना है तो, या फिर आप कमेंट्स में अपनी सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 के लिए, तब तक के लिए गुड बाय। एंड आपकी स्टडी शुरू हो चुकी है, आई होप आपकी स्कूल से स्टार्ट हो गई होंगी और वहां पर क्लासेस अरेंज हो गए होंगे, तो कंटिन्यू बने रहो और सारे चैप्टर्स कंप्लीट करो अपने साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 के साथ। गुड बाय।